आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र, जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसका पहला टॉपिक है हमारा रिस्पायरेशन। आज हम जानेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। श्वसन एक ऑक्सीकारक या ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक के टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार कुछ जंतुओं के प्रमुख श्वसन अंग इस प्रकार हैं, जैसे कि श्वसन अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा फेफड़ा जो है, जिसे हम लंग्स कहते हैं, मनुष्य में पाया जाता है, मेढक में, पक्षी में, छिपकली एवं पशु आदि में पाए जाते हैं। इसी प्रकार त्वचा, स्किन जिसे कहते हैं, मेढक, केचुआ इत्यादि में पाया जाता है। गिल्स जिसे हम क्लोम कहते हैं, मेढक का लार्वा में पाया जाता है, जिसे हम टैडपोल कहते हैं, मछली प्राण इत्यादि में। श्वसन नाल, ट्रेचिया जिसे कहते हैं, वो कीट में पाया जाता है। सामान्यतः शरीर की सतह से होने वाला जो श्वसन होता है, जैसे कि अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ आदि में होता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है जिसे हम कहते हैं वायवी श्वसन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें वायु की आवश्यकता होगी। जैसे कि यह प्रक्रिया जिसमें श्वसन क्रियाधार जो होता है का ऑक्सीकारक ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और हमारा जल एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, जिसे हम कहते हैं C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है प्लस O2। जब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होती है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी H2O निकलती है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से लगभग 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एक प्रकार का पैकेट होता है जिसमें ऊर्जा स्टोर होती है, अर्थात संचित होती है। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा हमारा है अवायवी श्वसन या किण्वन, जिसे हम कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन क्रियाधार का CO2 एवं एल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि C6H12O6। इस पे ईस्ट की कोशिकाएं रखी जाती हैं। इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल बनता है और प्लस हमारा 56 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है उत्पन्न होती है। सूक्ष्मजीवों में यह क्रिया किण्वन कहलाती है। मानव का श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है श्वसन अंग, जिसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। मनुष्य में फेफड़े श्वसन तंत्र में श्वसन अंग का काम करते हैं। फेफड़े की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वायु कोश, या हम जिसे हम एयर सैक या कूपिका कोश, या हम जिसे बोलते हैं एलियोलर सैक भी कहते हैं। इसी प्रकार संवाही तंत्र, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। मनुष्य के प्रमुख संवाही अंग निम्नलिखित हैं, जैसे कि हमारा है नासाद्वार, जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। नासाद्वार के बीच का स्थान नासावेश में होता है। इसमें अनेक चूसक कोशिकाएं, जैसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल होती है। दूसरा हमारा आता है ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। यह मुख गुहा का पिछला भाग है जो ग्लाटिस द्वारा कंठ में खुलता है। आप इस डायग्राम या चित्र में देख रहे होंगे कि यह हमारा ओरल कैविटी है और ये उसके बाद हमारा है लैरिंग्स। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नेजल कैविटी और उसके बाद फिर है नेजोफैरिंग्स, जिसे हम फेरिंग्स में आपका है पहला ऊपर वाला हिस्सा नेजो कैविटी
नेजल ये हमारा नेजल कैविटी होता है। उसके बाद आता है हमारा नेसोफेरिंग्स आता है। और उसके बाद हमारा आता है ओरोफेरिंग्स। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा ग्रीन सा भाग, इसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। उसके बाद आता है हमारा हाइपोफेरिंग्स, ये वाला भाग हमारा हाइपोफेरिंग्स कहलाता है। और लास्ट में आएगा हमारा ट्रेचिया। इन सब के बारे में हम डिटेल आगे जानकारी, इन सबको हम आगे देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है हमारा लैरिंग्स, ये भाग हमारा लैरिंग्स कहलाता है। यह कंठ या स्वर यंत्र में एक जोड़ी वास्तविक वाक रज्जु तथा एक जोड़ी कूट वाक रज्जु होते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ हाइयोइड बोन है, हमारा थायराइड कार्टिलेज है ये वाला हिस्सा, और ये क्रायोकाइड कार्टिलेज कहलाता है। फिर उसके बीच का हमारा जो भाग ज़्यादा स्पेस में दिख रहा है आपको, इसे हम ट्रेचिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रेचिया कहलाता है। और फिर इस प्रकार हम एपिग्लॉटिस देखते हैं। यहाँ ये वाला भाग एपिग्लॉटिस होता है, ये फाल्स वोकल कॉर्ड्स होता है। और ये जो थोड़ी सी हमारा नैरो स्पेस में दिख रही है, ये हमारा ओकल लिगामेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा इसके नीचे वाला डाउन वाले पोर्शन को हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। और उसके बाहरी जो पार्ट हमारे हैं जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ट्रेचियल कार्टिलेज कहलाता है। चौथा हमारा हिस्सा है श्वास नाल, जिसे हम यह ग्रास नली के अधर तल से चिपकी रहती है। पांचवा हमारा होता है श्वास नली, जिसे हम श्वास नली वच गुहा में जाकर दो ब्रोंकाई में विभक्त होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हमारी है लंबी सी श्रृंखला लैरिंग्स के नीचे जो दिख रही है हम कहते हैं ट्रेचिया कहते हैं। और ट्रेचिया देखिए दो भागों में यहाँ बढ़ गई है, इसे ही हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर उसके बाद ये ब्रोंकाई जो होती है आगे चल के हमारा जो श्वासनिका होती है, मनुष्य में दाहिनी श्वासनिका 3 श्वासनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वासनिकाएँ कुपिका वाहिनियों में विभक्त होती है, अर्थात ये आगे की श्वासनिकाएँ जो होती हैं आप देखेंगे ये कुपिकाओं और में विभक्त हो गई है। इस प्रकार ये आगे चलकर और फर्दर यानी आगे चलकर और सी शाखाओं में बढ़ जाती है। मनुष्य में श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन फंक्शन इन ह्यूमन। पहला हमारा देखिए इसमें दिया है 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला हमारा यह बाह्य श्वसन जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा हमारा है अंतः श्वसन जिसे हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। जैसे रुधिर तथा ऊतकों के बीच O2 व CO2 का आदान प्रदान होता रहता है, जिसमें हम देखेंगे बाह्य श्वसन जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। श्वासों में वायु का निश्वसन एवं उच्छ्वसन, अर्थात ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं सिंपल सी भाषा में। दूसरा हमारा है इंस्पायरेशन जिसे हम निश्वसन कहते हैं। इस क्रिया में वायु अंदर ली जाती है, जिसमें डायफ्राम की जो पेशियां होती है संकुचित हो जाती है एवं डायफ्राम समतल हो जाता है। इसके बाद निचली जो पेशियां पसलियां बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती हैं, छाती फूल जाता है, फेफड़ों में वायु का दबाव कम हो जाता है, वायु फेफड़ों की ओर बहती है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारा जो ये थोरैकिक कैविटी जो है एक्सपेंस होती है, और इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं जो हमारी रिब्स के बीच में होते हैं वो दिखाया गया है किस तरह ये कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, किस तरह ये एक्सपेंड हो रहे हैं। फिर ये नीचे वाला हमारा जो एक गुम्बद के समान संरचना दिख रही है नीचे की तरफ, वो हमारा डायफ्राम कहलाता है। उस कंडीशन में हमारा यानी इंस्पायरेशन में जो हमारा डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम देखेंगे एक्सपायरेशन, वायु बाहर निकल जाती है। वायु जो होती है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है, डायफ्राम एवं पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है तथा डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार यानी डोम शेप में आ जाता है। छाती संकुचित हो जाता है तथा वायु बाहर की ओर नाक एवं वायुनाल द्वारा निकल जाती है। मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, ये आप याद रखिएगा। फिर आता है हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन में यह एक जटिल प्रक्रिया है। जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है।
यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका में होती है। मनुष्य में वायु का मार्ग निम्न है, जैसे कि पहले नॉस्ट्रिल नासारंध्र में जाती है वायु, फिर ग्रसनी में जाती है, फिर स्वर यंत्र में जाती है, फिर श्वासनाल में जाती है, फिर श्वसनी में जाती है, फिर श्वसनिकाएँ में जाती है, फिर वायु कोष्ठ में जाती है, फिर रुधिर ब्लड में जाती है, इसे हम रुधिर कहते हैं, फिर कोशिका में जाती है। इस प्रकार ये हमारा रेस्पायरेशन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये समाप्त हो गए। इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों फ्रेंडों में और अपने बच्चों में शेयर। धन्यवाद।